अस्सलाम वालेकुम। अली, टाइम ज़ाया करने के सीधा हमने मुद्दे पे जाना है। आपकी मर्जी। इंट्रो। फैसला ये हुआ है कि अब से इकॉनमी पे शो अरमानी एक्सचेंज की ओरिजिनल शर्ट पहन के हुआ करेगा। मतलब ये फर्स्ट कॉपी भी नहीं है, ओरिजिनल। वेरी नाइस। ये अहमद नज़ीर, किंग ऑफ लेन 14 एंड नाउ रवीना न्यूयॉर्क, उन्होंने ये तोहफतन पेश की है। वेरी नाइस। अच्छा, हम उनको श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। हाँ। अच्छा, पहला सवाल अली ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में दो ही तरह के लोग हैं। एक जो इस बात पे खौफजदा हैं कि कहीं पेट्रोल महंगा ना हो जाए, और दूसरे जो इस बात पे खौफजदा हैं कि ये महंगा क्यों नहीं हो रहा। ठीक हो गया। तो हम किसकी साइड पे हैं? हम दोनों की साइड पे नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। उसकी वजह ये है कि दोनों जो हैं उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो जहाँ हैं वहाँ क्यों हैं। जो है कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो जाए तो क्या होगा, तो महंगा हो जाए तो क्या होगा, मतलब सीधी सी बात है, करना तो है किसी न किसी तरह पूरा करना है। मतलब फ्रैंकली वो बात सही थी अच्छे वक्तों में, जब ये मीडिया पेट्रोल बम किया करता था कि पाकिस्तान में फ्यूल एक्चुअली रीजन के हिसाब से सबसे सस्ता है। ठीक है, आप हमारा कंपैरिजन तेल पैदा करने वाले मुल्कों से नहीं कर सकते हैं। हमारा कंपैरिजन होगा उन मुल्कों से जो तेल, जिनके इंपोर्ट बिल का तेल बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और वहाँ पर ऑफ कोर्स तेल की कीमत जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि कंजम्पशन जो है वो भी कंट्रोल में तो ना रहे। लेकिन एक्चुअली सो बेसिकली मतलब डिमांड इन इलास्टिक है फ्यूल मोस्टली पाकिस्तान में, एनर्जी और फ्यूल, क्योंकि कंजम्पशन बहुत कम है। लेकिन असल चीज़ वही है कि गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके पास तरीका हो कोई कि वो जो बेसिकली इसका फॉरेक्स का प्रेशर है उसको किसी न किसी तरह डाइल्यूट कर सके। और उसका एक तरीका ऑफ कोर्स वही है कि वो टैक्सेशन का एक सर्टन लेवल है जो होना चाहिए। तो एक तो ये तो इनका मसला हो गया। जो इस चीज़ पे परेशान है बहुत ज़्यादा कि ओहो ये नहीं बढ़ रहा तो अब क्या होगा, ये महीना पहले इस चीज़ पे परेशान थे कि ओहो पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है। सो बेसिकली ये प्राइमरली मसला वही है कि ये इकोनॉमिक इशू नहीं है लोगों के लिए जो बातें कर रहे हैं इसके ऊपर। ये बेसिकली पॉलिटिकल लीनिंग्स का इशू है। जो पीटीआई वाले हैं उनको महीना पहले लगता था कि पेट्रोल बहुत सस्ता है तो ये महंगा भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। फिर जब खान साहब ने कहा रोक दूंगा, फिर उन्होंने कहा जिंदाबाद खान साहब। और जो कह रहे हैं कि ओहो ये महंगा होना चाहिए, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, ये महीना पहले कहते थे कि इमरान खान ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, पेट्रोल कहाँ चला गया, बिजली कहाँ चली गई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो ये इकोनॉमिक इशू के ऊपर दोनों बात नहीं कर रहे, तो इसलिए हम तो इनके दोनों के साथ नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि ये जो अभी नई फाइनेंस टीम बनी है, इस पे आपके क्या तासुर? मिफ्ता साहब अच्छे आदमी हैं, उनके जो बातें सुनी हैं वो बड़ी अच्छी बातें हैं, उसमें कोई शक नहीं है। बट फिर एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनी है। एक तो अच्छी चीज़ फ्रैंकली ये हुई है कि रज़ा बाकर साहब को छुट्टी दे दी गई है। रज़ा बाकर साहब के साथ कोई मसला था जो बेसिकली हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आके सीधा बड़ा अफसर लग जाता है उसके साथ होता है। ही डिड नॉट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राउंड रियलिटीज़। और उसमें आई एम श्योर मतलब अगेन हर चीज़ के अच्छे बुरे पहलू होते हैं, तो रज़ा साहब ने कुछ अच्छे काम भी किए, बट मोस्टली उनका जो टेन्योर है स्टेट बैंक में ये वाज मार्ड विद कंट्रोवर्सीज। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी जो थी वो काफ़ी मौके पे नज़र गया है कि वो सिंक में नहीं थी फिस्कल पॉलिसी के साथ। दूसरा, जब ये एक्सचेंज रेट वाला इशू आता था तो स्टेट बैंक एक्चुअली इंटरेस्ट रेट के थ्रू उसको मैनेज करने की कोशिश करता था, जो थेरेटिकली तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये फंडामेंटल जो रूट कॉज है उसको एड्रेस नहीं करता है। फिर तीसरा जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि जब आपने बैंक्स को डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर फ़ीस लेने की इजाज़त दे दी तो दैट बेसिकली मीन्स कि आप दुनिया से बिल्कुल ही एक अलग डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए हैं। उसको मतलब क्योंकि दुनिया में डिजिटाइजेशन चल रही है, डिजिटाइजेशन एक्चुअली कॉस्ट लेस फॉर बैंक्स, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है क्योंकि आपने एक टेलर बिठाना है, उसको तनख्वाह देनी है, जब ट्रांजैक्शन का स्केल बढ़ेगा तो आपको ब्रांचें बढ़ानी है। अगर आप वही काम डिजिटल पे कर रहे हैं तो दैट बेसिकली मीन्स कि बैंक एक्चुअली ख़र्चा कम कर रहे हैं। तो बैंकों को ये इंसेंटिव देना कि अच्छा जी आप इसके ऊपर और फीस भी ले सकते हैं, ये बहुत गलत पॉलिसी थी उस सेंस में देखा जाए तो। तीसरी चीज़ ये है कि फिर जो स्टेट बैंक एक्ट पास हुआ था उसमें
मतलब इन ऑल फेयरनेस सारा ब्लेम आप पीटीआई की गवर्नमेंट को नहीं दे सकते या उस स्टेट बैंक को नहीं दे सकते, क्योंकि इसहाक साहब जिस तरह चीज़ें चला रहे थे वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी, स्पेशली स्टेट बैंक की इंटरफियरेंस के हिसाब से। लेकिन ये भी है कि अल्टीमेटली उस पर ओवरसाइट है ही कोई नहीं। सो बेसिकली स्टेट बैंक एक्ट जो था वो फेडरल रिजर्व के मॉडल पे बना था, लेकिन फेडरल रिजर्व पे अल्टीमेट ओवरसाइट जो है वो यूएस कांग्रेस की है। सो बेसिकली सेनेट की कमेटी के सामने जवाबदेह होता है फेडरल रिजर्व। सिमिलरली अपॉइंटमेंट जो है फेडरल रिजर्व के गवर्नर की और मेंबर्स की वो एक सेनेट की कमेटी के थ्रू होती है। यहाँ पर वो सारा इख्तियार एग्जेक्टिव को दे दिया गया। अभी इनफैक्ट मेरे ख्याल में तो बहुत ज़रूरी है कि स्टेट बैंक एक्ट में ये चेंजेस की जाएँ कि आप जो ये इख्तियार है ये एग्जेक्टिव या कुछ अफसरान से लेके इसको एक प्रॉपर पार्लियामेंट्री कमेटी हो जो स्टेट बैंक के गवर्नर का और दीगर जो बोर्ड मेंबरान हैं इनकी तैनाती करे, और एक दफ़ा ये हो जाए और उसके बाद ये जवाबदेह हों पार्लियामेंट्री कमेटी को, तो उसके बाद ऑफ कोर्स ये सारी की सारी ऑटोनॉमी एक्चुअली इट मेक्स सेंस। अच्छा, और वो जो कमेटी बनी और कमेटी एक इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी बनी है। इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के साथ मुझे जो मसला नज़र आ रहा है वही नज़र आ रहा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना बनने से पहले ये बात कर रहे थे और बिल्कुल सही कर रहे थे कि खाली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बेस पे आपको इस मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा फॉरेक्स पे करके बाहर से प्लांट मंगवाते हैं, टेक्नोलॉजी मंगवाते हैं, तो अगर उससे आप एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर रहे हैं और सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट की कंजम्पशन के लिए वो बना रहे हैं तो ये कोई अच्छा वायबल ऑप्शन नहीं है। लेकिन इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी में तबा साहब हों, मंशा साहब हों, शहजाद सलीम साहब हों, दीगर अहदेदारान हों, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो बेसिकली एक्चुअली उसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री के साथ हैं। तो मुझे नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब मिफ्ता इस्माइल साहब की बात को समझ सके हैं या नहीं समझ सके हैं। मुझे बेसिकली PMLN की इस गवर्नमेंट के साथ इशू ये नज़र आता है कि ये अभी तक वो अपने वो 90s वाले वर्ल्ड व्यू में स्टक है और उन्हीं लोगों के साथ चलने की कोशिश कर रही है। एक अच्छी चीज़ इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी में ये है कि इसमें जो थेरेटिकल इकोनॉमिस्ट हैं उनकी तादाद ज़रा कम है, जो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन वैसे जो इसकी कॉम्पोजिशन है वो कॉम्पोजिशन एक्चुअली उसको सपोर्ट नहीं करती जो मिफ्ता साहब जिन मसाइल की निशानदेही कर रहे थे और जिन पर वो एक्चुअली काम करना चाहते थे। अच्छा, एक ये मैं मतलब समझना चाहता हूँ कि जब इस तरह से एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होता है मतलब और ख़राब भी होता है हमारे लिए, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी तो बढ़ता होगा। ओके, आइडियली मतलब सो रज़ा बाकर साहब ने बेसिकली ये चीज़ करने की कोशिश की थी। थेरेटिकली वो बिल्कुल गलत नहीं है कि आप एक्सचेंज रेट के थ्रू एक्चुअली आप इंटरेस्ट रेट के थ्रू एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज होता ही है कि जब स्टेट बैंक ने बेसिकली जो अपना डिस्काउंट रेट था इसको बढ़ा दिया को पीछे आई थिंक प्रॉब्ली 3% के आसपास बढ़ा था, 2.5-3% के आसपास, और अब मेरा ख्याल 12.5% पे है, वो 10% से कम होता था, 9.9% था आई थिंक इससे पहले। तो लेकिन उससे ये है कि उसकी वजह ये होती है बेसिकली कि जब ये बढ़ता है तो उसके बाद ओवरऑल हर इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाता है। सो वो इंसेंटिवाइज करता है कि लोग पैसा बाहर ना लेके जाएं, यहीं रखें। बट ये कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है फ्रैंकली, बिकॉज उसकी वजह ये है कि खाली इंटरेस्ट रेट आगे पीछे करने से एक सर्टन अमाउंट तक तो आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि वो पैसा यहाँ पाकिस्तान में लेके आएँ, बट वो जो डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जिसकी वजह से एक्चुअली इन्वेस्टर खुशी के साथ पाकिस्तान आए कि हाँ पाकिस्तान में मैं इन्वेस्ट करूँ, एक तो रिटर्न अच्छा होगा, दूसरा मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ होगी, कॉन्ट्रैक्ट लॉ की प्रोटेक्शन एट्सेट्रा, वो सब चीज़ें मिसिंग हैं। जब तक वो चीज़ें मिसिंग हैं तब तक मामलात आगे चल नहीं सकते इसके ऊपर। वो जब हमारी करेंसी डीवैल्यू होती है तो क्या कहा जाता है कि जी एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता है, किसी हद तक होता है, लेकिन उसमें भी एक्चुअली इशू वही है कि हम जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट जो है वो उन चीज़ों का है। सो बेसिकली उसकी अगर कॉस्ट स्ट्रक्चर आप देखें उन आइटम्स का तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्चुअली इंपोर्टेड हैं। फॉर इंस्टेंस आपका फ्यूल इंपोर्टेड है, आपकी एनर्जी इंपोर्टेड है, अक्सर एक्सपोर्ट के केसेस में रॉ मटेरियल एक्सपोर्टेड है, इम्पोर्टेड है। सो उस वजह से जब आप नेट हिसाब किताब लगाते हैं तो आपको उसका बेनिफिट एक्चुअली निग्लिजिबल होता है। तो वो है, बट अगेन उसके ऊपर ये अप्रोच नहीं हो सकती कि आप डॉलर को आर्टिफिशियली, डॉलर रुपी रेट जो है इसको आर्टिफिशियली मेंटेन करके रखें, क्योंकि उसके फिर अपने मसाइल हैं। आपको एक्चुअली फंडामेंटल्स की बेस पे अगर आप रुपया स्ट्रॉन्ग करते हैं और उसका तरीका वही कि आप पॉलिसीज ऐसी रखें कि आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हो
बल्कि ख़त्म हो, आप नेट एक्सपोर्टर बने, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये वो पॉलिसीज़ हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करने की ज़रूरत है, और वो कोई गवर्नमेंट फोकस नहीं कर रही, क्योंकि उसके लिए ज़रा आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और वो शायद उसकी एपेटाइट एग्जिस्ट नहीं करती है। इसी पे याद आ गया कि 3-4 दिन पहले आपके महबूब कायद इसहाक डार साहब का इंटरव्यू आया है, और वो ना सिर्फ एडमेंट थे कि उनकी पॉलिसीज़ तब ठीक थी, वो नई हुकूमत को भी उन्हीं पॉलिसीज़ को फॉलो करने का मशवरा दे रहे हैं। हाँ जी, मेरा तो ख्याल है कि इसहाक डार साहब का इंटरव्यू, कल जो स्टॉक मार्केट गिरी है उसकी वजह ही सिर्फ इसहाक डार साहब का इंटरव्यू था, क्योंकि उस इंटरव्यू में 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो स्टॉक मार्केट, मेरा ख्याल है कि आप मतलब ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी पसंद नहीं करेगी। पहली चीज़ तो बिजनेस कम्युनिटी कॉन्टीन्यूटी चाहती है, बिजनेस कम्युनिटी इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है कि आप फॉरेन इलेक्शन करवाएं। मोस्ट लाइकली इलेक्शन का रिजल्ट वही होगा कि आपको एक और इसी तरह की 3 पार्टियों वाली पार्लियामेंट मिलेगी, उसमें फिर कोalitionें बनेंगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो है, तो अभी भी आपको वही मिल रहा है, तो उसको आप इस्तेमाल कर लें। दूसरी उसके साथ मसला ये है कि बिज़नेस कम्युनिटी एक्चुअली चाहती है कि ये जो नई हुकूमत आई है ये को थोड़े से लॉन्ग टर्म इस्लाहात करे। तीसरी चीज़ ऑफ कोर्स वो है कि अगर आपने फॉरेन इलेक्शन की तरफ जाना है तो IMF इस ऐसी गवर्नमेंट के साथ जो 2 महीने या 3 महीने के बाद जा रही है, या दूसरे लेंटर जो हैं या दूसरे मुल्क जो हैं हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो ऐसी गवर्नमेंट के साथ काम क्यों करेंगे जिसने 3-4 महीने के बाद इलेक्शन करा के निकल जाना है। तो बिज़नेस कम्युनिटी एक्चुअली चाहती है कि ये गवर्नमेंट अपना 1.5 साल जो है ये पूरा करे, उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब से उनको उनकी एग्जीक्यूशन का जो मतलब एक्सपेक्टेशन हैं, उसकी वजह से उनको एक्सपेक्टेशन है इस चीज़ की कि शहबाज शरीफ साहब कुछ चीज़ों के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। तो बिज़नेस कम्युनिटी ने कल, जब इसहाक डार साहब ने परसों इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि जी हम अक्टूबर में इलेक्शन करा देंगे, तो कल स्टॉक मार्केट आपने देखा होगा कि वो तकरीबन 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिरी है। मेरे को 3-1% के आसपास उसका फॉल था, और उसकी प्राइमरीली वजह वही थी कि मतलब ये एक नेगेटिव सिग्नल था। दूसरा, उन्होंने जो वो डॉलर पैरिटी वाली बात की, डॉलर रेट वाली बात की कि उसको स्टेबल रहना चाहिए। फिर उन्होंने एक और चीज़ कही कि मैं वापस आ रहा हूँ मुल्क की इकॉनमी को ठीक करने के लिए। ये चीज़ें मुझे तो लगता है कि बेसिकली इसहाक डार साहब जो हैं, इमरान खान साहब को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डार साहब काफ़ी हैं इस गवर्नमेंट को फेल करने के लिए। वो सिर्फ इंटरव्यू देते रहे हर दूसरे तीसरे दिन आके, तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत न्यूक हो जाएगी। आखिरी सवाल जो है ना वो भेजा है हमें आमिर खग्गन साहब ने यूट्यूब पे। वो कह रहे हैं कि उनको उनके फाइनेंशियल गुरूज बता रहे हैं कि 2023 के एंड तक US डॉलर 250 और पेट्रोल 200 क्रॉस कर चुका होगा। तो आप इस पे क्या कहते हैं? अच्छा, फ्रैंकली ना यार, ये रेट प्रिडिक्ट करना, मतलब अगर कोई आपको ये कहता ना कि मैं बताता हूँ आपको कि रेट ये होगा, तो उस आदमी पर वैसे ही आपको एतबार नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस तरह के रेट प्रिडिक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है इन ऑल फेयरनेस। हाँ, डायरेक्शन के हिसाब से ये चीज़ मैं भी कह सकता हूँ कि डायरेक्शन यही है कि डॉलर बढ़ता रहेगा। पेट्रोल की कीमत अगर ग्लोबल मार्केट के अंदर बढ़ेगी, तो क्योंकि डॉलर भी बढ़ रहा है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, तो एक्चुअली वो इम्पैक्ट एम्पलीफाई होगा। बल्कि इनफैक्ट अगर हम ये देख लें कि गवर्नमेंट को अगर IMF प्रोग्राम की वजह से सब्सिडीज़ ही विड्रॉ करनी पड़ जाएँ जो उसने दी हुई हैं, तो पेट्रोल तो 200 वैसे ही टप जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो मतलब हैं। बट अगर कोई आपको ये कहता ना मैं आपको बताता हूँ कि इस डेट को ये हो जाएगा, मैं फ्रैंकली उसको मतलब पहले हल्ले में ही ज़रा थोड़ा सा सस्पिशियस हूँ उसके बारे में, बिकॉज फ्रैंकली ये चीज़ें वो हैं मतलब जो बेसिकली इस तरह के ब्रॉडर मैक्रो इंडिकेटर हैं, वो प्रिसीजन के साथ प्रेडिक्ट करने की कैपेबिलिटी बड़ी मुश्किल है होना। मतलब हो सकता है 250 हो जाए, हो सकता है 300 हो जाए, हो सकता है 200 हो जाए, बट डायरेक्शन का मतलब अगेन मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो प्रॉबिलिटी ज़्यादा इसी चीज़ की है कि डॉलर विल कीप गोइंग अप, ऑयल इज़ लिंक टू इंटरनेशनल मार्केट। हालात अभी जियो पोलिटिकल अच्छे नहीं है तो लाइकली ऊपर ही जाएगा, बट सर्टेनिटी के साथ कहना मतलब वो कोई कह ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। लाइक, कमेंट, शेयर, सवाल सब कुछ करें और मेरे पेट्रन भी बने।